एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 और आज हम करेंगे एपिसोड नंबर 2 का रिवीजन हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम 7 फेरों वाली सीरीज के एपिसोड नंबर 2 जो 18 जनवरी को हुआ था उसका रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? वेदांगों की संख्या होती है 6 और आज की क्लास में हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन होंगे। तो वेदांगों की संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखा था। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना ऋग्वेदिक काल में हुई थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। और इसमें 10 मंडल हैं और 10वां मंडल है पुरुषोक्त, जिसमें पहली बार जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। रावी का वेदों में प्राचीन नाम क्या मिलता था? पुरुषणी। और पुरुषणी के किनारे ही लाहौर स्थित है और यहीं पर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहां पर 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। व्यास का नाम है विपाशा, जहां पर पोंग बांध स्थित है। चिनाब का प्राचीन नाम है अस्किनी, जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। और चिनाब पर दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल और रेटल परियोजना भी स्थित है। झेलम का नाम था वितिस्ता और यहाँ पर तुलबुल किशनगंगा परियोजना स्थित है। झेलम नदी के किनारे ही वुलर झील स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। महाजनपद काल में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और महाजनपद काल में ही लोहे का आविष्कार हुआ था। और महाजनपदों की जानकारी हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? कंस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, जिसमें हमने लिपि तो मिल चुकी है लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। एक होती है ऐतिहासिक, जिसकी लिपि मिल गई है और जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। वज्जी जनपद की राजधानी का नाम क्या था? वैशाली। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और मत्स्य जनपद दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कहलाता है। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा और मगध की राजधानी थी राजगृह, गिरिव्रज या पाटलिपुत्र। कणाद ने किस दर्शन की स्थापना की थी? तो वैशेषिक दर्शन से संबंधित था। गौतम न्याय दर्शन से, पतंजलि योग दर्शन से, जैमिनी मीमांसा दर्शन, जैसे पूर्व मीमांसा कहते हैं। कपिल मुनि इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। तो मीमांसा दर्शन जैमिनी से संबंधित है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। मामलुक या गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कुषाण वंश के शासक थे कुजल खुडफिसिस और इसके एक महत्वपूर्ण शासक थे कनिष्क, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय और चोल राजा था राजराज फर्स्ट, जिसने तंजावुर में बृहदेश्वर, ऐरातेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर है दंतेदुर्ग। चालुक्य के हैं पुलकेशिन फर्स्ट और पल्लव वंश के शासक हैं सिंह विष्णु। और पल्लवों के द्वारा ही महाबलीपुरम तटीय यशोर मंदिर बनाया गया था और यहीं पर रथ मंदिर या सप्त पैगोडा मंदिर स्थित हैं। और सबसे बड़ा रथ मंदिर यह है युधिष्ठिर का और सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। और सप्त पैगोडा से संबंधित हमको ध्यान रखना, गोल्डन पैगोडा कंट्री ये कहा जाता है म्यांमार को, और ब्लैक पैगोडा ये कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। मगध पर शासन करने वाले वंश कौन से हैं? तो हसना मोय, इसे हम इसको याद कर सकते हैं। है से हो गया हरेक वंश, सै से हो गया शिशुनाग, नंद और मोय से हो गया मौर्य वंश। तो 4 वंशों ने शासन किया था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है और 52 वर्ष तक शासन काल है इसका। और इतिहास का सबसे लंबा शासन करने वाला राजा यही है और इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। और जैन धर्म में इसका नाम श्रोणिक मिलता है और इसने 544 से
412 ईस्वी तक शासन किया था। बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? तो बिम्बिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने की थी, और इसलिए इसको पहला पितृहंता शासक माना जाता है, क्योंकि अपने पिता की हत्या करके शासक बना था, इसलिए इसको कहते हैं पितृहंता शासक। और इसके समय ही अजातशत्रु के समय बौद्ध संगीति हुई थी, पहली जो राजगृह में हुई थी। फिर शासक आया उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा को बसाया था और इसको अपनी राजधानी बनाया था। फिर आया नाग दशक, जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, और शिशुनाग के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। और फिर हुआ शिशुनाग वंश, जिसका फेमस शासक था कालाशोक, जिसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। और विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में, यानी कि ईस्वी से भी 57 साल पहले, ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा की गई थी। गुलाम या मामलुक वंश के फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, और 1206 में स्थापना की थी। 1210 तक इसने शासन किया था, और पोलो खेलते हुए घोड़े से नीचे गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में संस्कृत पाठशाला के स्थान पर इसने ही बसाया था, और इसकी 2 उपाधि थी, सिपा सलार और लाख बख्श। और पील बख्श भी इसी को कहते थे, हाथियों का दान देने के कारण। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने शुरू करवा दिया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इस निर्माण कार्य को कंप्लीट करवाया, और इसमें कुछ ऊपर वाली मंजिल का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी करवाया गया था। सिकंदर लोदी, लोदी वंश से संबंधित शासक है, और लोदी वंश के फाउंडर थे बहलोल लोदी। और सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था 1504 में, और इसको अपनी राजधानी बनाया था। कृषि क्षेत्र को मापने के लिए इसने गज ए सिकंदरी को शुरू किया था, और गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, और ये लिखता था सिकंदर लोदी। और अलाउद्दीन खिलजी कड़ा क्षेत्र का गवर्नर था। इसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था दिल्ली में, घोड़े के नाल के आकार का। और सेना में नकद वेतन प्रणाली शुरू की थी, दाग और हुलिया प्रथा भी शुरू की थी, और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसने ही शुरू की थी। और इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली काफ़ी कठोर थी। जब इसको पता चल जाता था कि कोई दुकानदार तोलने वाली वस्तु में हेरा फेरी कर रहा है, तो जितनी भी उस वस्तु में कमी होती थी उसमें उस व्यक्ति के मांस को मिला दिया जाता था, और वजन को एक सार कर दिया जाता था। तो ये थी इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, यानी कि धोखाधड़ी को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहते हैं, और मलिक काफूर इसको कहते हैं 1000 दिनारी, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। एमबीटी का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, और इसके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जोना खान, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, और इसे पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान की संज्ञा भी दी जाती है। इसने प्रतीकात्मक मुद्रा भी स्टार्ट की थी, जो तांबे की होती थी। इब्न बतूता इसके ही दरबार में भारत में आया था, और इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, जो 1333 में भारत में आया, और 1342 तक ये भारत में ही रहा था। और 1342 में चीन का राजदूत बनाकर इसको वहाँ पर भेज दिया था। और इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की भी रचना की थी। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने 1504 में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित, चोल वंश के राज फर्स्ट ने इसको बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हम्पी स्मारक समूह ये कर्नाटक में है, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का राय के द्वारा की गई थी, और इस पर 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सुलभ, तुलुव और अराविदु वंश। और विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 में 23 जनवरी 1565 को तालिकोटा या राक्षसी तागड़ी युद्ध से हो गया था। और विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था कृष्णदेव राय, जो 1509 से 29 तक शासक रहा था, और ये तुलुव वंश से संबंधित था, और इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी अमुक्तमल्य, जो तेलुगु भाषा में लिखी थी। गोल गुम्बद ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये बीजापुर में स्थित है। और गोल गुम्बद और ये आदिल शाह वंश से संबंधित था। 4 मीनार हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, और हैदराबाद में होते थे निजाम। और निजाम जब हैदराबाद
को एक स्वतंत्र रियासत बनाना चाहते थे, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया था। और चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था और इसी के द्वारा इसको भी अपनी राजधानी बनाया गया था 1591 में। औरंगजेब को जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से जानते हैं और जजिया कर इसने 12 अप्रैल 1679 को दोबारा से लगा दिया था। और अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अकबर ने 1563 में की थी या 1564 में, तो इन दो में से एक आंसर होगा, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। शरीयत या इस्लाम के अनुसार शासन चले, ऐसा इसका मानना था औरंगजेब का। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसी ने ही बनवाया था और औरंगाबाद का नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। और बीबी के मकबरे को ताजमहल की भद्दी नकल कहते हैं और ये रफिया उद दुर्रानी का मकबरा है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने ही करवाया था और गुरु तेग बहादुर की हत्या भी इसी ने करवाई थी। और 1707 में इसका निधन हो गया था और तभी से मुगलों का पतन हो गया था स्टार्ट। और अमीर खुसरो की पुस्तक है खजाइन उल फतूह, आसिका, तुगलकनामा और नूह सिपीहर। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद और तहकीक हिंद पुस्तक लिखी और ये किसके साथ भारत आया था, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। हसन निजामी इसने ताज उल मासिर पुस्तक लिखी। मिनहाज उस सिराज इसने तबकात ए नासिरी पुस्तक लिखी। तो ये इम्पोर्टेंट पुस्तक भी हमको रखनी है ध्यान। सराय घाट की लड़ाई कब हुई थी, 1671 में और अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई थी। और इसमें सेनापति कौन थे, लचित बोरफुकन थे। और लचित बोरफुकन की प्रतिमा अभी हाल ही में जोराहट असम में स्थापित की गई है, जिसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ वेलोर। ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी के निकट हुई थी और लचित बोरफुकन की जोराहट में स्टैच्यू ऑफ वेलोर स्थापित की गई है। और तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच, और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। और दूसरी लड़ाई 1192 में हुई जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था। पानीपत की पहली लड़ाई ये हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर इसमें जीत गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी और ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध और राजा इसमें कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभन और वर्तमान ओडिशा को ही कलिंग कहते हैं। और अशोक ने नरसंहार किया था और ये अशोक का अंतिम युद्ध था। और इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्मचक्र की नीति को अपना लिया था, जिसका वर्णन हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। इब्न बतूता ये मोरक्को यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था और रेहला पुस्तक लिखी थी। और हेन सांग यात्रियों का राजकुमार इसको कहते हैं और ये चीन में आया था हर्षवर्धन के काल में। और सी यू की पुस्तक इसने लिखी थी। अल बिरूनी ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और किताबुल हिंद और तहकीक हिंद अरबी भाषा में इसने लिखी थी। मार्को पोलो वेनिस या इटली से आया था और ये साउथ में पांडे और काकतीय वंश में आया था। बारबोसा ये पुर्तगाल से आया था और कृष्णदेव रॉय के दरबार में आया था। मैगस्थनीज ये सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। निकोलस कॉन्टी ये इटली से आया था और विजयनगर साम्राज्य में आया था। मराठों का कराधान प्रणाली, मराठों का टैक्स सिस्टम कैसा था, एक होता था चौथ जो 1/4 या 25% लिया जाता था और ये राजा को मिलता था। एक होता था सरदेशमुखी, ये 10% होता था और 1/10 भाग लिया जाता था और ये छत्रपति को मिलता था। तो इस प्रकार था कर की प्रणाली। पापोस और सिजदा प्रथा ये बलबन ने चलाए थे और लाल महल का भी निर्माण करवाया था। पापोस और सिजदा झुककर सलाम करके उसके पैर चूमना, तो ऐसी प्रथा होती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज इसके दरबार में थे अष्टप्रधान और इसमें जो प्रधानमंत्री होता था उसको कहते थे पेशवा और विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। भारत में एकता प्रणाली किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने। और पहले सिख गुरु का नाम था गुरु नानक देव और करतारपुर साहिब कॉरिडोर का संबंध इनसे ही है और इसने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जिनको लहना के नाम से भी जानते थे और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्होंने किया था। फिर तीसरे थे गुरु नानक, अंगद, अमरदास, फिर आए रामदास, फिर आए गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, हर राय, हरकिशन और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर और 10वें थे अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह।
और 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिसने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। और अकबर ने भूमि दी थी गुरु अमर रामदास को, और इसने रामदास नगर की स्थापना की थी, जिसको वर्तमान में अमृतसर के नाम से जानते हैं। और सिख धर्म में 12 मिसल होती हैं, और 12 मिसल में से एक थी सुकर चकिया मिसल, जिसका संबंध महाराजा रणजीत सिंह से था। और हरमंदिर साहिब में गोल्ड चढ़ाया था महाराजा रणजीत सिंह ने, इसलिए इसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। लेकिन इसकी नींव मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। 10वें अंतिम गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, जिसने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में की थी, वैसाखी के दिन। और फतेह सिंह और जोरावर सिंह इनके 2 पुत्र थे, जिनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। और इन्हीं की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2023 से हुई थी, लेकिन 2024 में ये दूसरा वीर बाल दिवस मनाया गया है। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था नील की खेती से, और 3/20 भाग पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। और राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर गांधी जी बिहार में चंपारण में आए थे, और 1917 में उन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण में ही किया था। और पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही ये विनोबा भावे को माना जाता है। और भूदान आंदोलन के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। और पहले भारतीय जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिए गए वे भी विनोबा भावे ही थे। 1928 में बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि सरदार पटेल को वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। रोलेट एक्ट ये आया था 6 अप्रैल 1919 को, और इसे ना अपील, ना वकील और ना दलील का कानून कहते हैं। यानी कि शक के आधार पर अंग्रेजी सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थे। 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया जो गांधी जी जिनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, दोनों के बीच चुनाव हुआ, और चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। और इससे गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से नाराज हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना कर दी। और इसके बाद जो अंतिम रूप से त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे वे बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बैनर्जी जिसके अध्यक्ष बने थे। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। और 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 1929 में खुदाई खिदमतगार एक अहिंसक क्रांतिकारियों के दल का गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसको सीमांत गांधी भी कहते हैं। और लाल गुर्ती दल का नेता भी इसी को कहते हैं। और 1987 में इसको भारत रत्न दिया गया था, और जो पहले विदेशी बन गए थे भारत रत्न पाने वाले। और भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी ये है नेल्सन मंडेला। तो आपको बताना है कि इसको नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। और वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। चित्तरंजन दास इसमें अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले के गुरु ये महादेव गोविंद रनाडे हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखने हैं ध्यान। 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांकना के द्वारा गदर पार्टी की भी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर लिखने भूल गए हैं गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का गठन यहीं पर किया गया था 1913 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसके तहत क्या क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था जो 1773 से 1858 तक था उसका एंड हो गया, और क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया 1858 से 1947 तक। और बीओडी और बीओसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण लाने के लिए 1784 की ब्रिटिश इंडिया एक्ट में लाई गई थी, उनका भी एंड यहाँ पर कर दिया गया। और जो गवर्नर जनरल पद था इसको वाइसराय पद में कन्वर्ट कर दिया गया, और पहले वाइसराय ये बन गए भारत के कैनिंग। 1784 में आया था ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जिसके द्वारा बीओडी और बीओसी की स्थापना की गई थी। बीओडी में 6 और बीओसी में
24 सदस्य थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया और भारत सचिव एक नया पद भी क्रिएट किया गया था 1858 के अधिनियम में। 1813 का अधिनियम, इसमें चाय और चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 1833 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार भी यहाँ पर समाप्त हो गया था। और यहीं पर बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल यह था विलियम बेंटिक। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये थी हैदराबाद रियासत, जिसने 1798 में किया था। और अवध ने 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। सहायक संधि क्या होती थी? राजाओं की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा एक सेना को मुहैया करवाया जाता था और ये सेना राजा की रक्षा करती थी, लेकिन अंग्रेजी सेना होती थी और इस सेना का सारा खर्च राजा ही देता था, लेकिन सेना होती थी अंग्रेजी, तो इसको कहते थे सहायक संधि। ऐसा कहा जाता था कि जब राजा को सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो ये ही सहायता करेंगे, तो ये होती थी सहायक संधि। और सहायक संधि की शुरुआत या सहायक संधि का जनक डुप्ले को माना जाता है, लेकिन इसका विस्तार वेलेस्ली के द्वारा ही किया गया था। डलहौजी 1848 से 56 तक भारत का वायसराय रहा था और भारत का गवर्नर जनरल रहा था। व्यपगत सिद्धांत या लैप्स की नीति या हड़प की नीति इसी के द्वारा शुरू की गई थी और इसी के द्वारा सतारा, नागपुर, झांसी, इन सभी को हड़प लिया गया था। तार व्यवस्था की शुरुआत भी कलकत्ता से आगरा के बीच इसी के समय हुई थी और 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक की चली थी। और PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग भी इसी के समय बना था। और 1854 में आया था वुड डिस्पैच, जिसको आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, वो भी इसी के समय में आया था। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी आया था, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के महत्वपूर्ण प्रयासों के बाद आया था। रिपन को 10 की यह जनगणना शुरू करने वाला माना जाता है। यह वैज्ञानिक आधार पर जनगणना रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी 1881 में और पहली जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई थी। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 में इसी के समय में हुआ था। और इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इसमें जो भारतीय न्यायाधीश होते थे वे अंग्रेजों को मुकदमा भी सुन सकते थे, जिसको कहते हैं इल्बर्ट बिल विवाद। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को एंड भी किया था 1882 में, लेकिन इसको शुरू किया था लिटन के द्वारा और स्थानीय स्वशासन का जनक भी इसको माना जाता है। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये बने थे माउंटबेटन। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ था। और दोनों के बीच कौन सी रेखा है? तो ये है रेड क्लिफ रेखा। भारत बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान उस समय दोनों एक ही माने जाते थे, इसलिए दोनों के बीच एक ही रेखा है रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। और भारत और श्रीलंका के बीच ये है पाक जल संधि। कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था और लिटन ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। और 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को भी इसी ने शुरू किया था। और इसका मतलब क्या था? जो देसी समाचार पत्रिकाएं थी उसमें अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ कुछ बातें छापी जाती थी जो उनके खिलाफ होती थी, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। 1780 में भारत का पहला समाचार या अखबार द बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और हिंदी का पहला अखबार का नाम था उद्दंड मार्तंड और जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और मूक नायक पत्रिका और बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरू की गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश। और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 शासकों के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो और इनके खिलाफ थे बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल शासक शाह आलम सेकंड और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। और ये तीनों शासक इसमें हार गए थे। और इस युद्ध के बाद यह तय हो गया था कि
ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में शासन कर सकती है और ये शासक यहाँ पर कोई काम के नहीं। और इसके बाद हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि, जिसको करने के लिए आया था क्लाइव। और इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी या कर प्राप्त करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। युद्ध का आरोप अवध पर लगाया गया और हरजाना भी अवध पर ही लगाया गया। यानडूब की संधि कब हुई थी? तो ये 1826 में अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई थी। और बर्मा के पास वाला क्षेत्र है असम, तो असम के साथ हुई थी यानडूब की संधि। पहला यूरोपीय भारत आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। और पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था और ये कालीकट बंदरगाह पर आया था, जो मौर्य ने इसका स्वागत किया था। और अंत में पुर्तगाली 1961 में भारत से बाहर गए थे गोवा से, और गोवा को 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र करवाया गया था और एक यूटी बना दिया गया था। और इसी दिन विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यूटी बनाने के बाद 1987 में 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर का नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा और पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर या वास्तविक फाउंडर ये माना जाता है अल्बुकर्क को। और गोवा को राजधानी बनाया था नीनो डी कुन्हा के द्वारा। और डुप्लो एक पुर्तगाली गवर्नर था जो सहायक संधि का जनक माना जाता है। और भारतीयों को पुर्तगालियों की देन क्या क्या है? तो तम्बाकू की खेती पुर्तगालियों की देन है, प्रिंटिंग प्रेस और गोथी कला, जो नुकीली नुकीली छतें वाली इमारतें होती हैं, उनकी भी देन पुर्तगालियों को ही माना जाता है। अरावली पर्वतमाला, तो यहाँ से हो गए ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट। अरावली पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो सिरोही राजस्थान में। सतपुड़ा पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक ये है धूपगढ़ चोटी, जो मध्य प्रदेश में। और अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा ऐसे जाती है और सोन ऐसे चली जाती है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोद्दा बेट्टा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये है भारत का नक्शा और यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसको कहते हैं। और ये भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर आ जाता है बांग्लादेश और फिर आता है त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये है इनका सही क्रम। तो ये इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है और पूर्व से पश्चिम ऐसे हम इसको देख लेंगे। अगर पूर्व से पश्चिम पूछे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये हो जाएगा। और राजस्थान में माही नदी, भारत में ही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। फिर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं और ये मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती तो इन से निकलती है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। और श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला ये है जोजिला दर्रा। और अगर किसी को हिमाचल प्रदेश से सीधा ही लेह जाना हो तो उसके लिए रोहतांग दर्रा या जिसको अटल टनल कहते हैं, जिसकी लंबाई है 9.8 किलोमीटर। बोमडिला या दिफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और लिपुलेख माना नीति दर्रा ये उत्तराखंड में है और भारत चीन के व्यापार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दर्रा है लिपुलेख दर्रा। सिप किला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में और सतलुज नदी भारत में यहीं से प्रवेश करती है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जैसे यहाँ पर है सिंधु नदी, फिर है सतलुज नदी, यहाँ पर है काली नदी, यहाँ पर है तीस्ता नदी और ये है दिहांग नदी। और इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है। जैसे सिंधु और सतलुज नदी के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय इसको कहते हैं और काली नदी और सतलुज नदी के बीच को कहते हैं कुमायूं हिमालय, जहाँ पर ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर स्थित है। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं नेपाल हिमालय और यहीं पर माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं असम हिमालय और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता भी मिलती है।
और इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी यहीं पर हैं। क्षीर समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित और मैटूर बांध ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर ही है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है और यहीं पर ओंकारेश्वर बांध भी है। दूध सागर वाटरफॉल ये मंडोवी नदी पर गोवा में है और गरसप्पा वाटरफॉल ये है शरावती नदी के किनारे कर्नाटक में और इसी को जोग जलप्रपात भी कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा ये कौन सी है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो विश्व का समय का निर्धारण होता है ये 0 डिग्री देशांतर करती है जो ग्रीनविच से निकलती है और ये लंदन में है और इसको GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और 82.5 डिग्री ये है भारत की मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से निकलती है और ये 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तो इन 5 राज्यों से होकर निकलती है और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है और 82.5 डिग्री ये 330 मिनट या 5.5 घंटों के बराबर होगी। खरीफ की फसल जो गर्मी में बोई जाती हैं उनकी बुआई होती है मई जून में और अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है और इनको मानसूनी फसलें कहते हैं जैसे कपास, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। रबी की फसल शीतकालीन फसलें इनको कहते हैं और गेहूं, सरसों, चना, मटर, जौ, आलू ये इसके उदाहरण है। और जो रबी की फसल के दौरान बारिश होती है उसको कहते हैं मावठ और रबी की फसल के लिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स की संज्ञा दी जाती है। ओश, अमन, बोरो ये पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें होती हैं और एक होती है जायद फसल। जायद फसल जिनको मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई तक ये रहती हैं और इनमें शामिल है जैसे खजूर, ककड़ी, खीरा इत्यादि। गोल्डन राइस किस में होता है, तो ये गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है और रामसर कन्वेंशन ये होता ईरान में 2 फरवरी 1971 को और आर्द्र भूमि या दलदली भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और भारत में वर्तमान में 85 रामसर साइट हैं। सर्वाधिक रामसर साइट ये 18 तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश राज्य है। पहली रामसर साइट चिल्का झील बनी थी ओडिशा की और नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये है बिहार में। वेम्बनाड और अष्टमुदी झील ये है केरल में। रेणुका झील हिमाचल में है। लोकटक झील ये मणिपुर में और यहाँ पर तैरता हुआ नेशनल पार्क काबू लामजाओ नेशनल पार्क है और यहाँ पर डांसिंग डियर या संगाई हिरण भी मिलता है। तुतीकोरिन या एन्नोर बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। कंडला बंदरगाह ये गुजरात में और भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और इसका वर्तमान नाम आ गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। मर्मुगांव बंदरगाह ये गोवा में है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में और विजिंगम पोर्ट ये कहाँ पर है, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में 17 और सर्वाधिक दिल्ली में 11,000 प्लस और बिहार में है 1182। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर रही है, नागालैंड राज्य में रही है। कोलार खान ये सोने से संबंधित और कर्नाटक में है। कोरापुट खान बॉक्साइट से संबंधित उड़ीसा में है। खेतड़ी की खान ये तांबा के लिए फेमस है राजस्थान में। डिगबोई ये भारत का पहला तेल का कुआं था जो असम में पाया गया था 1901 में। और पन्ना की खान ये हीरे से संबंधित है मध्य प्रदेश में। और गोलकुंडा की खान ये कोहिनूर हीरा के लिए फेमस है और ये कहाँ पर है, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये थे चंद्रमौली और टैगलाइन थी अवर सेंसस अवर फ्यूचर हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। पुरुष महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान में था 27% का अंतर और भारत में साक्षरता दर मिलती है 72.99 या 73% और सर्वाधिक केरल में मिलती है और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। और एसटी की आबादी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में मिलती है और परसेंट के हिसाब से एसटी जनसंख्या मिजोरम में मिलती है। और एससी की आबादी सबसे अधिक यूपी में मिलती है और परसेंटेज के हिसाब से पंजाब में एससी मिलती है। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री या इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं और ये कहाँ कहाँ से निकलती है, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से निकलती है। साउथ अमेरिका में ये
इसको हम याद कर सकते हैं 3 देशों के नाम, ई कौन बा, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। एशिया में 3 देशों से मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से निकलती है। और अफ्रीका में सो गया काका गाड के सोना, सो से हो गया साओ टोम प्रिंसिपे, जो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ पर एक द्वीप है जिसे साओ टोम प्रिंसिपे कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है गैबोन, और गैबोन के बाद है कांगो, और फिर कांगो गणराज्य है, और कांगो गणराज्य के बाद है युगांडा, फिर है केन्या और फिर है सोमालिया। तो इन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। आल्प्स श्रेणी ये कहाँ पर स्थित है? तो आल्प्स श्रेणी है यूरोप महाद्वीप में, और स्विट्जरलैंड और फ्रांस में ये पाई जाती है। और दक्षिण आल्प्स श्रेणी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो दक्षिणी भाग होता है उसे दक्षिणी आल्प्स श्रेणी कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक, इसका नाम है माउंट मैकिले, और इसे डेनाली रेंज भी कहते हैं। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकागुआ, अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो, और यूरोप की हाईएस्ट पीक ये है माउंट एल्ब्रूज, और ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोसियस्को, एशिया की है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची 8848 मीटर। अंटार्कटिका की है माउंट विंसन मैसिफ, और एटना और विसुवियस ज्वालामुखी ये इटली में है, पोपा ज्वालामुखी ये म्यांमार में है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये जापान में है, क्राकोतोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, यहीं पर माउंट ईबू, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष होता है तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। पहली पंचवर्षीय योजना ये थी 1951 से 56 हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, दूसरी थी 1956 से 61, और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, 1967, 68, 69, 3 वर्ष का यहाँ पर हो गया था गैप। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1975 से 78, और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, और 1978, 79 और 80 यहाँ पर आ गया था रोलिंग प्लान 2 वर्ष का। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, सातवीं 1985 से 90, और फिर आए 1991-92 में गैप, 2 वर्ष का गैप यहाँ पर आया। और फिर आई 8वीं 1992 से 97, 9वीं 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 7, 11वीं 2007 से 12, और 12वीं आई अंतिम 2012 से 17। और जो पंचवर्षीय योजना को लागू करता था उसको कहते हैं योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, और इसके पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। KVIC खाद्य एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1956 के अधिनियम के तहत 1957 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित और बाहरी उद्योगों पर यहाँ पर बल दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना झारखंड में हुई थी। इरडा ये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का हेडक्वार्टर ये हैदराबाद में स्थित है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट है जिसके फाउंडर पीसी महालनोबिस को माना जाता है, और इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ये 2005 से संबंधित है, और 2005 के तहत काम का अधिकार योजना पहले चरण में कितने जिलों में लागू हुई थी? तो ये 200 जिलों में लागू हुई थी। और नरेगा 2005 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू हुआ था, और इसका मनरेगा नाम 2 अक्टूबर 2009 को हो गया था। स्टार्टअप इंडिया योजना ये शुरू हुई थी 16 जनवरी 2016 को। 28 अगस्त 2014 को PM जनधन योजना जो जीरो बैलेंस अकाउंट से संबंधित है, और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा से की गई थी, और यहीं पर हाल ही में प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना भी शुरू की गई है 9 दिसंबर 2024 को। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना जो LPG गैस कनेक्शन से संबंधित है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बलिया से इसको शुरू किया गया था। और RBI के 25वें गवर्नर ये थे शक्तिकांत दास, और 24वें
24वें गवर्नर का नाम था उर्जित आर पटेल और 26वें अभी हाल ही में संजय मल्होत्रा बने हैं। और आरबीआई के पहले गवर्नर जब स्थापना हुई थी तो उस समय पहले गवर्नर बने थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर ये थे सीडी देशमुख। और प्रधानमंत्री के साथ आरबीआई गवर्नर कौन रह चुके हैं, तो ये रह चुके हैं मनमोहन सिंह और ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, इन सभी को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी 1921 में और जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना और आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी। अब हम आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, जैसे आरबीआई की स्थापना एक्ट 1934 के तहत हुई थी और इसके लोगों में ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर स्थित है। जब इसकी स्थापना हुई तो स्थापना के समय इसका मुख्यालय था कोलकाता में, लेकिन बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई को स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर ये बने थे सीडी देशमुख। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ये सभी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान और यहीं पर हमारा सेकंड फेरा होता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।